हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GKY विकास 113 के अंदर। दोस्तों, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की है। हमने 2 वीडियो चैनल पर डाल दिए। आज वीडियो नंबर 3 है। जिसने वो 2 वीडियो नहीं देखी वह चैनल पर जाकर उन 2 वीडियो को जरूर देखे। और हरियाणा जीके की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज वीडियो नंबर 3 है। तो दोस्तों, एक बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों, कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को। कब मनाया गया था दोस्तों? 12 जनवरी 1932 को पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को। 12 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में। 12 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पूछा जाता है, क्या था दोस्तों? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1893 के अंदर गए थे शिकागो, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने। स्वामी विवेकानंद 1893 के अंदर शिकागो गए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए और अपने साथ कौन सी पुस्तक लेके गए थे? भगवत गीता। अपने साथ कौन सी पुस्तक ले गए थे? भगवत गीता पुस्तक लेके गए थे। स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो गए थे और अपने साथ कौन सी पुस्तक लेकर गए थे? भगवत गीता लेके गए थे। 12 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद 1900 के भी अंदर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। कहाँ गए थे? पेरिस। कहाँ गए थे? पेरिस गए थे, जो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। 12 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और 1893 में शिकागो गए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने, अपने साथ पुस्तक गीता लेके गए थे। 1900 के अंदर ये दोबारा जाते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कहाँ जाते हैं? पेरिस जाते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे है। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को बनाया गया था। दोस्तों, प्रश्न आए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? कब मनाई गई दोस्तों? 28 दिसंबर 1935 को। दोस्तों, प्रश्न आए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्वर्ण जयंती कब मनाएगी? तो कब मनाएगी दोस्तों? 28 दिसंबर 1935 को मनाएगी। यानी कांग्रेस की स्थापना के 50 वर्ष बाद बनाएगी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। मुंबई। कांग्रेस की स्थापना कब होती है दोस्तों? 28 दिसंबर 1885। कहाँ होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कहाँ है? मुंबई के अंदर है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को मनाई गई थी। यानी कांग्रेस की स्थापना के 50 साल बाद बनाई गई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई है। इसका श्रेय किसे जाता है? यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। एक बार A.O. ह्यूम का पूरा नाम पूछा गया था, एलन ऑक्टेव ह्यूम। एक बार A.O. ह्यूम का पूरा नाम पूछा गया था, एलन ऑक्टेव ह्यूम। इटावा के रिटायर्ड डीसी हार्मी टॉप शिमला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
कौन थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। 72 लोगों में से हरियाणा से कौन था? राय बहादुर लाला मुरलीधर, जिनका संबंध हरियाणा के पलवल से है। और कांग्रेस की शाखा राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ लेके आए थे? अम्बाड़ा में लेके आए थे। तो 72 लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस की स्थापना के समय। हरियाणा से थे राय बहादुर लाला मुरलीधर, जो कांग्रेस की शाखा कहाँ लेके आते हैं? 1886 के अंदर कहाँ लेके आते हैं? अम्बाड़ा के अंदर लेके आते हैं। और राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो पलवल से है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कहाँ है? मुंबई के अंदर है। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेव ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय पूछा जाता है तो कौन था भारत का वायसराय? डफरिन था। ब्रिटेन की महारानी पूछी जाती है विक्टोरिया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। और ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया। ब्रिटेन का पीएम आए कांग्रेस की स्थापना के समय, ब्रिटेन का पीएम कौन था दोस्तों? सेलबरी। अगर पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो कौन था दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछा जाए प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। सबसे पहले धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कब दिया था? 1867 के अंदर दिया था। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय भी किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? दादा भाई नौरोजी है। अगर पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो कौन था दोस्तों? बदरुद्दीन तेबजी हैं। और पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था तो कौन है दोस्तों? जॉर्ज यूले है। अगर पूछा जाए कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन है तो कौन है दोस्तों? विलियम बेडरबर्न है। दोस्तों सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए? कोलकाता के अंदर हुए हैं। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। 1917 के अंदर कोलकाता में अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी, जिसने 1925 के अंदर कानपुर के अंदर अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की सरोजिनी नायडू ने 1925 के अंदर। दोस्तों मैंने कांग्रेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको दी है। उस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों कांग्रेस से HSC 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछती है, तो दोस्तों उस वीडियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया था पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को बनाया गया था। 12 जनवरी के मैंने बारे में आपको बता दिया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। और जो 1893 के अंदर शिकागो में गए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने भगवत गीता पुस्तक अपने साथ लेके गए थे। 1900 के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे? पेरिस गए थे, जो सीन नदी के किनारे है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1935 को बनाई गई थी। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। इसका पूरा नाम पूछा जाए एलन ऑक्टेव ह्यूम है। कहाँ हुई थी स्थापना? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई के अंदर है। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से हरियाणा से कौन था? राय बहादुर लाला मुरलीधर थे, जो कांग्रेस की शाखा 1886 के अंदर कहाँ लेके आते हैं? अम्बाड़ा के अंदर लेके आते हैं। और अगर राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध पूछा जाए तो हरियाणा के पलवल से है। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय पूछा जाए डफरिन था। ब्रिटेन की महारानी पूछी जाए विक्टोरिया। और ब्रिटेन के पीएम पूछे जाए तो कौन थे? सेलबरी था। प्रश्न आए दोस्तों कांग्रेस हरियाणा के हर जिले में कब फैल गई थी? कब फैल गई थी दोस्तों? 1907 में कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई। हरियाणा अंग्रेजों के दिन कब हो गया था? 1809-10 में अंग्रेजों के दिन हो गया था। यानी अंग्रेज हरियाणा में पूरी तरह से कब फैल गए थे? 1809-10 के अंदर फैल गए थे। 1907 के अंदर कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल जाती है। और हरियाणा मराठों के दिन कब था? 1756-57 में। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के दिन था। 1809-10 में अंग्रेज हरियाणा में पूरी तरह फैल जाते हैं। और 1907 के अंदर कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल जाती है। 1907 को एक कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का होता है सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में बट जाती है, नरम दल व गरम दल।
1907 के अंदर सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस कितने गुटों में बट जाती है? 2 गुटों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल। 1907 में ही लाला लाजपत राय को कहाँ भेज दिया जाता है? मांडले जेल। लाला लाजपत राय को कहाँ भेज दिया जाता है? 1907 के अंदर मांडले जेल भेज दिया जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म पूछा जाता है 28 जनवरी 1865 मोगा पंजाब में। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, लाला लाजपत राय का हरियाणा में कर्म क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? हिसार है। हिसार। इन्होंने 11 साल वकालत की और वकालत की पढ़ाई लाला लाजपत राय ने कहाँ से की थी? लाहौर से की थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय सकौट ने इन पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था और सैंडर्स ने इन पर लाठियां बरसाई थी। इसके चलते 17 नवंबर 1928 को किसकी मृत्यु हो जाती है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर सैंडर्स को मारकर अपने प्रिय नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था। कब मार दिया था सैंडर्स को? 17 दिसंबर 1928। पूरे 1 महीने बाद सैंडर्स को मार दिया था किसने? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो दोस्तों 1907 में कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी। 1809-10 में अंग्रेज हरियाणा में पूरी तरह से फैल गए थे। और 1756-57 में हरियाणा किसके दिन था? मराठों के दिन था। 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल के अंदर। 1907 के अंदर ही लाला लाजपत राय को कहाँ भेज दिया था? मांडले जेल भेज दिया था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 मोगा पंजाब के अंदर होता है। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। इनका कर्म क्षेत्र हरियाणा से हिसार है। इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? लाहौर से की थी। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है और ये कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मारकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्रिय नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था। दोस्तों प्रश्न आए, हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 700 से 900 फीट। प्रश्न आए दोस्तों, हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट है। अगर प्रश्न आए दोस्तों, हरियाणा में शिवालिक की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा की किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर। अगर अरावली की पहाड़ियां हरियाणा किस ओर है? दक्षिण की ओर। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण की ओर है और शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा की उत्तर दिशा की ओर है। हरियाणा में शिवालिक की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। अगर पूछा जाए हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट है। शिवालिक की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? करो। कितनी ऊंचाई है करो की? 1514 मीटर। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर कौन सी है? करो है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। अगर पूछा जाए शिवालिक की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? टिपरा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1320 मीटर। प्रश्न आए दोस्तों, हरियाणा में शिवालिक की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। अगर पूछा जाए शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है 1514 मीटर हरियाणा के अंदर। और शिवालिक की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? टिपरा है 1320 मीटर, जिसकी ऊंचाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? हरियाणा के अंदर कुलताजपुर। कहाँ है दोस्तों ये कुलताजपुर? महेंद्रगढ़ में। कितनी ऊंचाई है कुलताजपुर की? 652 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की में कौन सी है? कुलताजपुर है। कितनी ऊंचाई है? 652 मीटर है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। पूरे भारत में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है। कहाँ है गुरु शिखर? राजस्थान में।
कितनी ऊंचाई है गुरु शिखर की? 1722 मीटर। हरियाणा में शिवालिक की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट है। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर दिशा की ओर है। दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो है जो 1514 मीटर है और दूसरी ऊंची चोटी टिपर है जिसकी 1320 मीटर ऊंचाई है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर है जो महेंद्रगढ़ में 652 मीटर है। अगर पूरे भारत में बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान के अंदर 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का सबसे निचला हिस्सा। हरियाणा का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है दोस्तों? अनकाई दलदल। कहाँ है दोस्तों अनकाई दलदल? सिरसा के अंदर। अनकाई दलदल कहाँ है दोस्तों? सिरसा के अंदर है। अनकाई दलदल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 200 मीटर। प्रश्न आए दोस्तों, हरियाणा का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? अनकाई दलदल है, सिरसा के अंदर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 200 मीटर है। अगर पूछा जाए घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई, घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 300 मीटर से कम। प्रश्न आए दोस्तों, हरियाणा का सबसे निचला हिस्सा अनकाई दलदल है, सिरसा के अंदर 200 मीटर जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से लेकर। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम है। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76%। प्रश्न है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के कितने भाग पर विस्तृत है? कितने भाग पर विस्तृत हैं? कितने भाग पर विस्तृत है दोस्तों? 1.38%। प्रश्न आए, अरावली की पहाड़ियाँ। प्रश्न आए, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कितने भाग पर विस्तृत है? 3.09%। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76%। 93.76%। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? 1.38%। और अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कितने भाग पर विस्तृत है? 3.09%। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण की ओर है और शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर की ओर है। प्रश्न है दोस्तों, शाहजहाँ के किस बेटे को हरियाणा से लगाव था? किस बेटे को था? दारा सिकों। शाहजहाँ का बेटा कौन है? दारा सिकों है, जिसको हरियाणा से लगाव था। और हरियाणा के किस क्षेत्र से लगाव था? पलवल से। दारा सिकों का बेटा होता है सिपर सिकों। इसका भी जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पलवल के अंदर होता है। सिपर सिकों का भी जन्म कहाँ हुआ था? पलवल के अंदर होता है। शाहजहाँ के किस बेटे को हरियाणा से लगाव था? दारा सिकों को था। और शाहजहाँ का कौन सा बेटा होता है? औरंगजेब होता है, जो दारा सिकों को मारकर औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। शाहजहाँ का ही बेटा औरंगजेब है और शाहजहाँ का ही बेटा दारा सिकों है। दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। दारा सिकों को मारकर औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को कहा जाता था। शाहजहाँ के किस बेटे को हरियाणा से लगाव था? दारा सिकों को था। और हरियाणा के किस क्षेत्र से था? पलवल से था। और दारा सिकों का बेटा था सिपर सिकों, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? पलवल के अंदर हुआ है। शाहजहाँ का एक बेटा औरंगजेब होता है, जो दारा सिकों को मारकर गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। अगर प्रश्न आए, शाहजहाँ का लगाव हरियाणा के किस क्षेत्र से था? शाहजहाँ का लगाव हरियाणा के किस क्षेत्र से था? प्रश्न आए दोस्तों, शाहजहाँ का लगाव हरियाणा के किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था दोस्तों? थानेसर से था। थानेसर को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप कहा जाता है। मुगलों का द्वीप। मुगल पेंटिंग कहाँ है दोस्तों? मुगल पेंटिंग
मुगल पेंटिंग रोहतक के अंदर है। मुगल गार्डन कहाँ है? मुगल गार्डन, मुगल गार्डन आए या यादवेंद्र गार्डन आए, एक ही बात है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? ये है पंचकूला में। यादवेंद्र गार्डन किसने बनवाया है? नवाब फिदाई खान कोका, जो किसका चचेरा भाई है? औरंगजेब का चचेरा भाई भी। दोस्तों शाहजहाँ का लगाव हरियाणा के किस क्षेत्र से था? थानेसर से था। थानेसर को क्या बोला जाता है? मुगलों का दबीब बोला जाता है। अगर मुगल पेंटिंग है कहाँ है? रोहतक के अंदर है। मुगलों का दबीब यानी थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। मुगलों का दबीब बोला जाता है जिसे। मुगल पेंटिंग रोहतक के अंदर है। मुगल गार्डन है, ये यादवेंद्र गार्डन है, कहाँ है दोस्तों? पंचकूला के अंदर है। किसने बनवाया था? नवाब फिदाई खान कोका ने बनवाया था यादवेंद्र गार्डन। और नवाब फिदाई खान कोका कौन थे? औरंगजेब के चचेरे भाई थे। कौन? नवाब फिदाई खान कोका। थानेसर का प्राचीन नाम पूछा जाता है थानेश्वर। थानेसर किस राज्य की राजधानी हुई है? राजा हर्षवर्धन की। थानेसर किस राज्य की राजधानी हुई है? राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुई है। और राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी कौन सी है? दूसरी राजधानी राजा हर्षवर्धन की कन्नौज, जिसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर, दूसरी राजधानी कन्नौज। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन का जीवन काल 590 ईस्वी में जन्म होता है और 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। अगर शासनकाल पूछा जाए राजा हर्षवर्धन का 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राजा हर्षवर्धन का शासनकाल रहता है। राजा हर्षवर्धन को किसने हराया था? 634-35 में किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के किनारे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ए होल अभिलेख से प्राप्त होती है। ए होल अभिलेख से प्राप्त होती है हमें ये जानकारी कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का राजा होता था, हर्षवर्धन को 634-35 में कहाँ पर हराया था? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। किसने हराया था? चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसे हराया था? राजा हर्षवर्धन को हराया था। राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि था, कौन था? बाणभट्ट, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्ष चरित्र लिखी है। और कादम्बरी को भारत का पहला उपन्यास कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहता था, जिसने हर्ष चरित्र लिखी है और कादम्बरी लिखी है। कादम्बरी को भारत का पहला उपन्यास कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी है, जैसे रत्नावली। राजा हर्षवर्धन की पुस्तकें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। राजा हर्षवर्धन ने भी पुस्तकें लिखी है। रत्नावली है लिखी है, नागानंद लिखी है और प्रियदर्शिका लिखी है। और इसके दरबार में बाणभट्ट रहता था, जिसने हर्षचित्र और कादम्बरी लिखी है। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, जिसका क्या नाम था? हवेन शुवांग भारत कब आया था? 629 ईस्वी में और हरियाणा में रहा 634 से लेकर 644 तक रहा हरियाणा के अंदर। और भारत में 629 ईस्वी में आया। 634 से लेकर 644 तक कहाँ रहता है? हरियाणा के अंदर रहता है। हवेन शुवांग को क्या कहा जाता है? हवेन शुवांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हवेन शुवांग को कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी है सीयू की। हवेन शुवांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सीयू की लिखी है। कहाँ के यात्री था? चीनी यात्री था। कब आया था? भारत में 629 में आया। हरियाणा में 634 से लेकर 644 तक रहता है। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? सीयू की लिखी है। हवेन शुवांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न था, शाहजहाँ के किस बेटे को हरियाणा से लगाव था? किस बेटे को था? दारा सिक्को को था। और दारा सिक्को को हरियाणा के किस क्षेत्र से लगाव था? पलवल से था। दारा सिक्को को किस क्षेत्र से लगाव था? पलवल से था। और दारा सिक्को का बेटा होता है सिपर सिक्को, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? पलवल में हुआ है। पलवल को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? पलवा बोला जाता था। प्राचीन समय में पलवल को क्या बोला जाता था? पलवा बोला जाता था। पलवल को आधुनिक समय में क्या कहते हैं? सुगर सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं? कॉटन सिटी कहते हैं।
दोस्तों कॉटन सिटी है, पलवल है। अगर सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, सिरसा के अंदर होती है। सबसे पहले धागे की मिल कहाँ लगी थी, फतेहाबाद के अंदर लगी थी। सूती बस्तर नगरी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहाँ लगती है, सोरी मार्केट, जो कहाँ लगती है, रोहतक के अंदर लगती है। और कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। ये 5% है दोस्तों, ये 5% है। जो देखो अगर आए सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, सिरसा में। सबसे पहले धागे की मिल कहाँ लगी, धागे की मिल फतेहाबाद में। सूती बस्तर नगरी किसे कहते हैं, सूती बस्तर नगरी भिवानी को कहते हैं। अगर आए सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट, सोरी मार्केट कहाँ है, रोहतक में। और कॉटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को कहते हैं। कपास सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर होती है, धागा मिल फतेहाबाद के अंदर लगी। और सूती बस्तर नगरी भिवानी को कहते हैं, कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं। सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट, सोरी मार्केट क्या है, रोहतक के अंदर है। तो पलवल का प्राचीन नाम क्या है, पलवा, जिसे सुगर सिटी और क्या कहा जाता है, कॉटन सिटी कहा जाता है। और पलवल में सबसे पहले 10 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी हुई थी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी, पलवल से हुई थी। कब, 10 अप्रैल 1919 को, जिसका प्राचीन नाम क्या है, पलवा है। तो दोस्तों सांझ आके किस बेटे को हरियाणा से लगाव था, दारा सिक्कों को था। दारा सिक्कों को हरियाणा किस क्षेत्र से लगाव था, पलवल से था। दारा सिक्कों का बेटा था सिपर सिक्को, जिसका जन्म हरियाणा के पलवल में हुआ है। और जिसका जन्म हरियाणा के कहाँ हुआ, पलवल के अंदर हुआ है। और औरंगजेब ने किसको मार दिया था, दारा सिक्कों को मार दिया था। किसने मार दिया था, औरंगजेब ने मार दिया था। औरंगजेब भी किसका बेटा था, सांझा का बेटा था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। अगर प्रश्न आए सांझा का लगाव हरियाणा के किस क्षेत्र से था, थानेसर से था। थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर को क्या कहा जाता है, मुगलों का द्वीप कहा जाता है। मुगल पेंटिंग आए तो कहाँ है दोस्तों, रोहतक के अंदर है। मुगल गार्डन आए तो कहाँ है, पंचकूला के अंदर है। मुगल गार्डन का ही दूसरा नाम क्या है, यादवंदर गार्डन है, जो किसने बनाया, नवाब फिदाई खान कोका ने बनाया, जो किसका चचेरा भाई है, जो औरंगजेब का चचेरा भाई है। थानेसर का प्राचीन नाम पूछा जाता है, क्या है प्राचीन नाम थानेसर का, सतानेश्वर है। सतानेश्वर या थानेसर किसकी राजधानी रहा है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। और दूसरी राजधानी हर्षवर्धन की पूछी जाए, कन्नौज है, जिसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन का जीवन काल पूछा जाए तो 590 से लेकर 647 ईस्वी तक है। अगर शासन काल पूछा जाए तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक है। राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने रहा था, जो चालुक्य वंश का राजा कब रहा था, 634-35 में रहा था, नर्मदा नदी के किनारे रहा था। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, एओल अभिलेख से प्राप्त होती है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहता था, बाण भट्ट, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है, हरिश्चरित्र लिखी है और कादम्बरी लिखी है। भारत का पहला उपन्यास कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कादम्बरी को कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी है, जैसे रत्नावली आए, नागानंद आए, प्रियदर्शिका आए। राजा हर्षवर्धन की पुस्तकें। राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आता है, जिसे क्या नाम है, वेनशवांग है, जिसको क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। भारत के अंदर यह कब आया था, 629 ईस्वी के अंदर आया। और हरियाणा में कब से कब तक रहता है, 634 से लेकर 644 तक रहता है। इसने एक पुस्तक लिखी है, जिसका क्या नाम है, सीयू की है। किसने लिखी है, वेनशवांग ने लिखी है, जो कहाँ का यात्री है, चीनी यात्री है। दोस्तों थानेसर में ही शेख चिल्ली का मकबरा है। थानेसर में ही शेख चिल्ली का मकबरा है। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। जहांगीर, सांझा और दारा सिक्कों के धार्मिक गुरु कौन है, शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली कल्पनाओं में खोए रहते थे, कल्पनाओं में। शेख चिल्ली कल्पनाओं में खोए रहते थे। इनका कब बनाया गया इनका मकबरा, 1650 के अंदर। दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर के अंदर है। थानेसर का है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कब बना, 1650 ईस्वी में बना। किसके धार्मिक गुरु हैं, जहांगीर, सांझा व दारा सिक्कों के। किसके धार्मिक गुरु है, जहांगीर, सांझा और दारा सिक्कों के धार्मिक गुरु कौन है, शेख चिल्ली, जो कल्पनाओं में खोए रहते थे। इनका मकबरा कब बना, 1650 में बना। कहाँ है, थानेसर के अंदर, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। दोस्तों सांझा ने क्या बनाया था, सांझा ने ही ताजमहल बनाया था अपनी मुमताज़ के लिए।
ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां किसका बेटा है? शाहजहां जहांगीर का बेटा। और जहांगीर किसका बेटा? अकबर का बेटा। अकबर किसका बेटा है? हुमायूं का बेटा। हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का बेटा है, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर किसका बेटा है? उमर शेख मिर्जा का बेटा, जो एक फरगना का शासक है। बाबर का जन्म पूछा जाए दोस्तों कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ है। कहाँ हुआ है? फरगना के अंदर उमर शेख मिर्जा के घर हुआ है। किसका जन्म हुआ है? बाबर का जन्म हुआ है। बाबर का बेटा हुमायूं है। फिर हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर है। अकबर का बेटा जहांगीर है, जिसे सलीम कहा जाता था। जहांगीर का बेटा शाहजहां है, जिसके बचपन का नाम खुर्रम है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब है, जो गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? औरंगजेब के बाद गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? फुरुखशेर बैठता है। फुरुखशेर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रबीउद्दर्जात बैठता है। रबीउद्दर्जात के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? रबीउद्दौला बैठता है। रबीउद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद शाह रंगीला बैठता है। यह वही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसने मयूर शासन वह कोहिनूर हीरा किसे दे दिया था? नादिर शाह को दे दिया था। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1739 के अंदर मैंने आपको बताया था, 1739 के अंदर पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि 1739 के अंदर करनाल का युद्ध होता है। और नादिर शाह किन के बीच होता है? नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बीच होता है। और मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है, नादिर शाह जीत जाता है। नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरा और क्या ले गया था? मयूर से हसन ले गया था। कौन ले गया? नादिर शाह ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर लेके कौन आया था? जजिया कर कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। इसको बड़े स्तर पर किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिर अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पूर्णतः बंद नहीं कर पाया। औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा लगा दिया। फिर 1719-20 के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा मुगल रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जजिया नहीं रहेगा। ये किसने कहा था? मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? अहमद शाह बैठता है। अहमद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आलमगीर द्वितीय बैठता है। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय बैठता है। शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? अकबर द्वितीय बैठता है। और अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय बैठता है, जो क्या है? अंतिम मुगल बादशाह है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह पूछा जाए कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दोस्तों यह है मुगल करम भाई। सबसे पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा कौन आया? अकबर आया, अकबर का बेटा जहांगीर आया, जहांगीर का बेटा शाहजहां आया, शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम बेटा, फिर फुरुखशेर बेटा, फिर रबीउद्दर्जात बेटा, फिर रबीउद्दौला बेटा, फिर मोहम्मद शाह रंगीला बेटा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन बेटा? अहमद शाह बेटा। अहमद शाह के बाद कौन बेटा? अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बेटा। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन बेटा? शाह आलम द्वितीय बेटा। शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बेटा? अकबर द्वितीय बेटा। अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बेटा? बहादुर शाह जफर द्वितीय बेटा। ये मुगलों का करम भाई। दोस्तों ये मुगल है 1526 से लेकर 1857 तक है। दोस्तों जब मैं आपको इंडिया जीके कराऊंगा ना, तब मैं मुगलों के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर के अंदर है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर को क्या कहा जाता है? मुगलों का दबीब कहा जाता है। दोस्तों यह थी वीडियो। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें। दोस्तों HSC CET का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, तो दोस्तों तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।